लेकिन ये जान के मेरी आंखें खुली रह गईं कि उसने अपनी जगह छोड़ दिया और नवाब की तरफ दौड़ चुका है। विठल को घेरे में लिए हुए 3 आदमियों में से एक तो मेरी ज़रब और बाजू उखड़ जाने की वजह से नकारा हो गया था। इस पर तवज्जो देने की बजाय विठल ने नवाब का रुख किया। तीसरे के दिमाग ने बरवक्त काम किया। इसने दरवाजे की जानिब भागना शुरू कर दिया। दोनों बातें मुमकिन थी। इसे या तो बाहर निकल जाना था या एक फासले पर जाके बंदूक संभालनी थी। चंद लम्हों के लिए नवाब को बेबस रखने वाला आदमी मेरे ज़हन से महव हो चुका था। विठल ने इसका कोई इरादा भांप लिया होगा जब इसने नवाब की तरफ जाने का फैसला किया। वैसे भी इधर विठल की जगह मैं आ ही चुका था और यहाँ सिर्फ एक शख्स अपने पैरों पर कायम रह गया था। वो भी अब दरवाजे पर चला गया था। नवाब और मुसल्लत आदमी आखिर नवाब को तनहा छोड़ने पर मजबूर हो गया। उसने ये इरादा विठल को अपनी तरफ बढ़ता देख के किया या इससे पहले ये मैं नहीं देख सका। 1-2 लम्हों में इधर से विठल उधर से वो दोनों एक दूसरे की जानिब उमड़े थे। बीच में दोनों की मुठभेड़ हुई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। इससे उलझे बगैर विठल झुकाई दे के उसके रास्ते से हट गया और उसने नवाब के पास जाके बंदूक तान ली। ठहरो, उसकी धमकती हुई आवाज़ कमरे में गूंजी। एकदम ठहर जाओ। किसी ने ज़रा भी उल्टा सीधा किया तो नवाब साबित नहीं मिलेगा। इसी स्ना में दरवाजे पर जाने वाले आदमी को काबू में करने के लिए मैं पर तोल चुका था। विठल की आवाज़ ने मेरे पाँव लड़खड़ा दी। मेरा सारा वजूद डगमगा गया। नवाब के पास से जाने वाला आदमी भी अपनी झोंक में मसहरी तक जाके पलट गया था और उसने बंदूक उठा ली थी। दरवाजे पर ठहर के इसका साथी भी बंदूक उठा चुका था। सरगना भी उठ के बैठ गया था। नवाब विठल की जद पर था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो अकड़ सा गया था। हमने क्या बोला है? सारे औजार हथियार फेंक दो, नहीं तो फिर इधर ही कोई भी ना रहेगा। विठल ने गरजते हुए दोबारा तनबीह की और नवाब की कनपटी पर बंदूक की नाल रख दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक जख्मी की कराह जरूर बुलंद हुई, फिर मौत की खामोशी तारी होगी। मेरी सांसें सीने में अटक गई थी। एक लहजे को तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंधा और बहरा हो गया हूँ। मेरी बिनाई और समात जरूर किसी शराब से दो चार है। विठल का दिमाग फिर गया क्या? विठल का दिमाग फिर गया है या मेरा? सरगना ने इशारा किया या नवाब ने? मैंने कुछ नहीं देखा। नवाब के पास से मसारी तक जाने वाले और दरवाजे पर ठहर जाने वाले ने अपने हथियार फेंक दिए तो मुझे कुछ होश आया। विठल की हिदायत पर मैंने हस्बे साबक किसी मामूल की तरह ऊंधे सीधे पड़े हुए लोगों की बंदूकें और खंजर जमा करने शुरू कर दिए। न जाने किस तरह मैंने ये काम अंजाम दिया। हथियार इकट्ठे करके मैंने एक कोने में डाल दिए और इसी जानिब खामोश खड़ा हो गया। किसी के लिए भी ऐसे आलम में अपने आप को मुंज़बत और मुस्तहकम रखना शायद मुमकिन न होता। फिर इस शख्स के लिए बशर होने की शर्त ज़रूरी नहीं समझनी चाहिए। मैंने इम्कान भर कोशिश की कि जो सामने है वही हासिल है। मेरे लिए इसी में बेहतरी है कि किसी रद्दोकद के बगैर मौजूद पर अपने हवास मरकूज़ रखूँ, चाहे ये दलील या तावील से कितना ही ज़ायद हो। सारे हराम के जनों को उठा के इधर ही से निकल जाओ, विठल ने सख्त लहजे में कहा। अभी इसी वक्त नहीं तो। अभी वही कह ही रहा था कि कमरे में बिजली सी चमकी। यकक मसारी के करीब से किसी ने हंजर फेंका। विठल उछल के नवाब के पहलू में हो गया। दूसरे ही लम्हे नवाब की चीख बुलंद हुई। विठल ने ऐन वक़्त में से खींचना चाहा था, लेकिन सरगिरफ्तार नवाब न जाने क्या समझा। तरूने हाना इसके यहाँ एक तलातुम बरपा होगा। उसने जाना कि विठल ने इसके लिए कोई सितम तय कर लिया है। ये मज़ाहमत नहीं थी। अपने आप को विठल के किसी मुमकिन अताब से बचाने के लिए उसने दूसरे कमरे के करीबी दरवाजे की तरफ जाना चाहा। इतना वक़्त नहीं था। हंजर को चंद गज का फासला अबूर करना था। विठल इसका हाथ छोड़ देता तो शायद निशाना इतना कारी ना होता, मगर ये विठल के बस में नहीं रहा था। नवाब के दाएं में बगल के करीब दिल से ऊपर हंजर पेवस्त हुआ था। वो चकरा के वहीं ढेर हो गया। कमरे में सभी कुछ दरहम बरहम हो गया, जैसे आग लग गई हो या सांप निकल आया हो। वो दोनों जो पूरी तरह जमीन पर खड़े होने पर कादर थे, बेमहाबा नवाब की जानिब लपक पड़े। इधर ही कोई नहीं, विठल ने धाड़ के कहा। सारे एक तरफ को हो जाओ दीवार के साथ। मैं भी जस्त लगा के उसके पास पहुंच गया था। उसने धुतकारने के अंदाज में मुझे दूर हो जाने का हुक्म दिया। मेरे ओसान ही जाते रहे थे। कमरे में इन कुत्तों की मौजूदगी से मैं तो बिल्कुल गाफिल हो गया था। मुझे ये भी याद नहीं रहा कि इनके हथियार एक कोने में पड़े हैं और मेरी ज़रा सी चूक से वो इन तक पहुंच सकते हैं। खुद मेरे पास भी कोई हथियार नहीं था। मैंने इसी अंबार से एक बंदूक और एहतियातन एक खंजर भी उठा लिया। दरवाजे पर जाने वाला आदमी भी मसारी के पार अपने साथी के पास चला गया था। विठल के हुक्म के मुताबिक उन्हें दीवार के साथ लग के खड़ा हो जाना चाहिए था। मैंने इनके करीब होकर यही इशारा किया। उन्होंने कुछ तामल किया था। मैंने बंदूक की नाल एक के सीने में भोंक दी। हंजर की ज़रब इतनी शदीद ना होती। वो सीना पकड़ के फर्श पर गिरा और गठरी बन के लौटने लगा। दूसरा सटपटाता हुआ दीवार तक चला गया। मेरे तो जी में आई थी कि एक एक करके सबों को गोली मार दूं। सरगना खड़े होने की कोशिश में कराहने लगा, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को कदमों पर बहाल कर लिया। इनमें से किसी और के पास हंजर या तमंचा हो सकता था और फिर किसी का दिमाग उलट सकता था। वो मेरी ही गलती थी। हथियार समेटते वक्त मैं इनकी तलाशी भी ले लेता तो शायद ये सब कुछ यूं ना होता। फर्दन इनके लिबास टटोलने की एहतियात का भी ये महल नहीं था। मैंने इरादा किया था, लेकिन फिर मैं ठहर गया। मैं बिल्कुल अकेला था। विठल उधर नवाब के जिस्म से उबलता खून रोकने कम करने के जतन कर रहा था।
नवाब अपने ही खून में नहा गया था। विठल के कपड़े भी रंग गए थे। सरगना पर दीवानगी तारी हुई। उसके मुंह से मुगलजात जारी हो गई। जिस आदमी ने नवाब पर हंजर फेंका था वो नजदीक ही था। सरगना उसके बाल पकड़ के झटके देने लगा और उसने उसे बुरी तरह घूंसे और तमाचे मारने शुरू कर दिए। इसको चुप करा लाडले, विठल ने गजब आलूद लहजे में कहा। मेरी उंगली ट्रिगर पर गई थी, लेकिन ये तो इसके लिए एक तरह निजात की सूरत होती। मैंने बंदूक उल्टी करके बट मारने के लिए जैसे ही ऊपर की, वो बुलबुलाने लगा और विठल से फरियाद करने लगा। अब क्या रह गया सरकार, अपन को जो चाहे सजा दे लेना, थोड़ा अपन को वक्त दो। इसने अपनी माँ की कसम खा के विठल से इल्तजा की कि उसे नवाब के पास आने दिया जाए। वो विठल का हाथ बटा सकता है। उसने हाथ जोड़ के कहा कि इससे या इसके किसी साथी से अब कोई लर्जिश हो तो सबको कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। विठल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दीवार से टेक लगा के नवाब को बिठा दिया था। नवाब का गिरेबान भी उसने फाड़ दिया था और अपने कुर्ते से खून साफ करके वो इसके जख्म की नवैयत जांचने में मुनहमक था। नवाब की आंखें पथरा पथरा जाती थी, ताहम इसकी बेतरतीब सांसों से जाहिर होता था कि अभी वो होश में है। सरगना के वावेला पर विठल को तैश आ गया। तुझको क्या बोला रे? उसने भड़कती हुई आवाज में मुझे मुखातिब किया। मार दे गोली सुअर के बच्चे को। सरगना को खामोश करने के लिए मैं पहले ही बंदूक उठा चुका था, लेकिन वो इसी दम नीचे बैठ गया और मेरे पैर पकड़ के आहो बुका करने लगा। अपन को एकदम फना कर देना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। अपन की यही सजा पर थोड़ा वक्त की भीख दो दाता, तुमको अपनी माँ अपने रसूल की कसम। वह हज़ियान बकने और अपना सर पीटने लगा। मैंने बमुश्किल उसके पंजों से अपनी टांगें आज़ाद कराई और ठोकर मार के उसे दूर किया। मैंने तय कर लिया था। इसने फिर वही चीखो पुकार की तो जैसा कि विठल ने कहा मुझे वही करना पड़ेगा। सरगना नहीं माना। खड़े होकर वो फिर मेरी तरफ बढ़ना चाहता था कि मैंने ट्रिगर पर उंगली रख दी, मगर मईन वक्त की भी कोई हकीकत है। इसकी डोरियां टूटने में बस एक दो पल का फासला रह गया था। जाने क्यों उसे इस नज़ा और करब और नाला फरियाद की हालत में गोली मारने पर मेरा दिल आमादा ना हुआ। शायद इसीलिए भी कुछ देर लगी और अच्छा हुआ, इससे पहले कि मैं दोबारा अपना आज़म इस्तवार करता। विठल ने मुझे रोक लिया। आने दे मुर्दार को इधर ही। विठल की जहरीली आवाज़ सरगना के लिए तरियाक साबित हुई। उसने भी सुन लिया था। उसका जिस्म माइलबा परवाज परिंदे की तरह फड़कने लगा और मसैरी फलांग के वो लड़खड़ाता डगमगाता हुआ विठल के पास पहुंच गया। जाते ही उसने सजदे के अंदाज में विठल के पैरों पर सर रख दिया। कई और साथियों की तरह उसका ढाटा पहले ही खुल चुका था। चादर भी उसने उतार कर एक तरफ फेंक दी। चंद लम्हों में वो और विठल एक दूसरे के पुराने शनासा दिखाई देते थे। विठल की हिदायत पर वो मसैरी के पास रखा हुआ लैंप उठा लाया। विठल ने मिट्टी के तेल से नवाब का जख्म साफ किया। जख्मगिरी के साथ अंदोमाल का हुनर भी उसे अच्छा आता था। उन्हें कोई रेशमी कपड़ा नहीं मिल रहा था। सरगना के दिमाग ने काम किया। उसने खिड़की पर लटका हुआ रेशमी पर्दा खींच लिया और विठल के इशारे पर लैंप की लो से उसे जला दिया। सारे कमरे में कपड़ा जलने की बू फैल गई। रेशम की ये राख विठल ने बाउजरत नवाब के जख्म में भर दी। मिट्टी के तेल ही से बड़ी हद तक खून रुक गया था। राख ने दो अच्छे का काम किया होगा। विठल को खूब एहसास होगा कि ये एक आर्जी चारागरी है। खंजर तीर की तरह आया था। नवाब का जख्म खासा गहरा होना चाहिए। उसे जख्मदोजी की बाकायदा इलाज की ज़रूरत थी। इतनी रात के इस दूर उफ्तादा मुकाम पर बज़ाहिर किसी तबीब के जल्द मिल जाने का इम्कान नहीं था। दीवार के साथ खड़े हुए दो आदमियों के सरगर्म हो जाने का अब इतना खदशा नहीं रहा था। मैं इनसे निगाह हटा के विठल और नवाब की जानिब भी देख सकता था। इसी दौरान में मसैरी पर पड़ी हुई ओढ़ने की चादर में इनके हथियारों की गठरी बनाने का मौका मुझे मुयस्सर आ गया। उनकी दस्तरस में अब इतनी आसानी से हथियार नहीं आ सकते थे। पैर से खिसका के मैंने गठरी मसैरी के नीचे कर दी। फर्श पर जा बजा सुर्ख धब्बे पड़े हुए थे। खून से मेरे पाँव भी सन गए थे। नवाब के अलावा सरगना के हंजर गुश्ता साथियों का खून भी इसमें शामिल था। इनकी पुरसश करने वाला कोई ना था। कसरत से खून निकल जाने की वजह से अब वो तकरीबन बेहिस्सो हरकत हो गए थे। मुमकिन है किसी एक में ताबे इस्तकामत ही ना रही हो। मेरे जी में आया था कि इनके दो पूरी तरह साबत और सालम आदमियों से अपने जहाँ बलब साथियों की देखभाल के लिए कहूँ। थोड़ी सी तवज्जो से शायद किसी के दिन बढ़ जाए। नवाब नहीं तो क्या हुआ, आदमी तो वो भी हैं। मैं चुप खड़ा रहा। विठल से पूछे बगैर इन्हें ऐसी कोई रियायत देना मुनासिब नहीं था। हर चंद सरगना विठल के पास चला गया था कि दरी हालात यही एक बेहतर तरीका था। ताहम कुछ नहीं कहा जा सकता था कि बाकी साथियों के लिए अपने सरदार और सुरखेल की बकलब महैयत किस कदर सजावार इतना है। नवाब को फर्श पर लिटा के विठल ने कहीं सर उठाया और गहरी सांस लेकर सरगना से पूछा कि बाहर इसके और कितने आदमी मौजूद हैं। सरगना के जवाब पर नीचे सिर्फ दो आदमी चौकसी दे रहे हैं। विठल ने इसे गिरदोनवा में किसी वैद हकीम के बारे में पूछा। सरगना शशोपंज में पड़ गया था कि विठल ने उसे नवाब का ड्राइवर बुलाने के लिए कहा। मैंने सरगोशियाना लहजे में से टोका कि मोटर तो बाग से दूर खराब हालत में खड़ी है। विठल ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। सरगना फौरन बाहर निकल गया। बाहर जाके जाहिर है अपने साथियों से इसका रब्ता लाजिम है। सरगना के कहने के मुताबिक अगर वो दो से ज्यादा नहीं है तो भी निहत्ते ना होंगे। उन्हें साथ लेके बंदूकें ताने वो दंदनाता हुआ कमरे में वापस आ सकता है। इससे अच्छा मौका उसे क्या मिलेगा? फिर वही सब कुछ। अब तो जिस्म शल होने लगा था। हाथ पाँव में जैसे दम ही ना रहा हो। उधर सरगना को अपने जख्मी साथियों का भी कुछ ख्याल होगा और जरूरी नहीं कि ड्राइवर उसे फिलफौर मिल जाए।
हो सकता है निचली मंजिल के बजाय इमारत से एक फासले पर वाक़ मुलाजिमों के हिस्से की तरफ हो। बाकी मुलाजिम अगर सरना के महरम इसरार नहीं है तो उसे वहाँ तक जाने में वैसे भी पसोपेश होगा। सरना को बाहर भेजने की क्या तुक थी? विठल को मुझसे कहना चाहिए था। मेरी अदम मौजूदगी में वो मेरी तरह कमरे में मौजूद लोगों पर नजर रखता और मैं ड्राइवर की बाजियाबी के अलावा मुलाजिमों के हिस्से की तरफ जाके किसी तामल के बगैर उन्हें बेदार कर देता। बहरहाल सरना बाहर जा चुका था और विठल को इन अवाकिब का एहसास दिलाने से कुछ हासिल नहीं था। वो नवाब के पास से उठ गया। तकिए के नीचे से तमंचा निकाल के उसने कमर की पेटी में अड़सा चाकू जेब में डाला, बास्कट पहनी, फिर मेरा तमंचा चाकू उसने मेरी तरफ उछाल दिए। बंदूक मसैरी पर रख के मैंने भी उसकी पैरवी की। कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। काश विठल को ख्याल होता कि कभी इसकी खामोशी दूसरे को कैसा शिकस्ता कर देती है। यकीनन बाहर निकलने की तैयारी थी, मगर वापस हैदराबाद के सफ़र के लिए मोटर की मरम्मत भी तो शर्त थी। इस वक्त सड़क पर मोटरों की आमदोरफ्त न होने के बराबर होगी। किसी से मदद लेने की तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। सरना ही के जरिए हैदराबाद वापसी का कोई इम्कान विठल के जहन में होगा। यहाँ तक ये लोग घोड़ों पर नहीं आए होंगे। वापसी के लिए भी उन्होंने कोई माकूल इंतजाम रखा होगा। मेरी निगाहें दरवाजे पर जमी हुई थी। सरना किसी लम्हे वारद हो सकता था। निशाने के लिए वो मैंने बंदूक नहीं उठाई थी, लेकिन उंगली लबलबी पर थी। बस लम्हे भर की देर लगती। दरवाजे से सरना के नमूदार होने पर उसके तेवर का अंदाजा लगाने और बंदूक उठाने का दुरानिया। उसे गए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि कोई एक आदमी नहीं है, वो दो ही थे। एक सरना, दूसरा उसका साथी, कंधे से बंदूक लटकाए हुए। दोनों हवास पाख्ता हालत में अंदर आए और सरना ने हकलाती आवाज में बताया कि ड्राइवर आया ही चाहता है। इधर ही से आप दफा होने का करो फौरन, विठल ने तलखी से कहा। सरना गुमसुम हो गया। हाथ जोड़ के वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसके होंठ फड़फड़ा के रह गए। दीवार के साथ खड़े हुए दोनों आदमियों को उसने इशारा किया। वो मुंतजर ही थे। सरना ने भी इनका हाथ बटाया। उन्होंने लश्तम पुश्तम अपने जख्मी और बेदम पड़े हुए साथियों को बाहर ले जाना शुरू कर दिया। वो 4 थे। उठा के ले जाने वालों की तादाद 6 थी। एक मक्कर गांठे हुए था। उसे उठाया गया तो वो कसमसाता कराहता अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पहले वो दरवाजे के बाहर ले जाके उन्हें छोड़ते रहे। अभी वो इस सबर आजमा मरहले से 2-4 ही थे कि किसी पागल के मारे नवाब का ड्राइवर अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत तेजी में अंदर आया था, लेकिन चंद कदम चल के रह गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। पहली नज़र में शायद उसे अपना वली नेमत नवाब सरवत याद दिखाई दे गया था। विठल के हुक्म पर इसके जिस्म में जुजरी पैदा हुई। फिर वो तनसा गया और अपनी जगह साकित खड़ा रहा। क्या बोला तुमको कंजरी के? विठल ने चिंगाड़ते हुए कहा। मेरी आंखों में रेत भर गई। ड्राइवर ने मजीद कोई लीतो लाल नहीं किया। मैंने देखा जहां नवाब का क्याम था वो सीधा इसी कमरे की जानिब लपका। गोया मोटर बाग ही के अंदर थी और वो सब कुछ महज एक तमाशा था। आदमी के कितने रंग होते हैं। आदमी के आगे तो समंदर भी हैच है, मगर आदमी के ज़ाहिर व बातन की बुल अजबी से ज़्यादा ये मेरी अपनी प्रागंदगी थी कि इतना कुछ देखने और सुनने के बाद मुझ पर कैसा पर्दा पड़ा रहा। मुझे अपने आप को तमाचे मारने चाहिए थे, पर कोई खुद को क्या सजनिश कर सकता है, कितनी सज़ा दे सकता है। खुद को कहाँ किसी सज़ा व जज़ा का यारा। ये मनसब तो दूसरे को ही सज़ावार है। नवाब के कमरे से भी बाहर का एक रास्ता था। गालबन इसीलिए ड्राइवर हमारे कमरे से होके नहीं गुजरा। मैंने जल्दी जल्दी मसहरी की चादर से पाँव साफ किए, बास्केट पहनी और कोई सामान हमारे पास था ही नहीं। सरगना और उसके साथी अपने साथियों को कमरे से उठाकर ले जा चुके थे। विठल गुसलखाने में मुंह पर पानी डाल के आ गया था। चादर से मेरे पाँव अच्छी तरह साफ नहीं हो पाए थे। जूते में खून की चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। विठल की देखा देखी मैंने भी गुसलखाने का रुख किया। जब तक मैंने पैर धो नहीं लिए मुझे तसल्ली नहीं हुई। लम्हों में हम तैयार हो गए थे। कपड़े बदलने या धोने का कोई सवाल नहीं था। मुझे ख्याल आया कि नवाब भी तो घर से लदा फता चला था। इसके सामान में 2-1 जोड़े ज़रूर होने चाहिए। लेकिन इतनी देर में ड्राइवर सामान उठा के निकल चुका था। नवाब के कमरे में इसकी मसहरी पर रखी हुई चादरें मुझे नजर आ गईं। मैं वही उठा लाया। कुछ इसी तरह हमारे कपड़ों के दाग छुप सकते थे। वैसे चांदनी कितनी खिली हुई क्यों ना हो, रात भी हमारी पर्दपोशी में मुआविन होती। मैंने एक चादर विठल की तरफ बढ़ा दी। वो किसी और ध्यान में था। चादर मेरे हाथ से लेके उसने बेपरवाही बल्कि नगवारी से मसहरी पर डाल दी और नवाब के पास जाके उसकी नबज टटोली। फिर सामने वाली खिड़की खोल के नीचे झांकने लगा। दरवाजे के पार सरगना और उसके साथियों की आहटें मालूम हो चुकी थी। वो एक एक करके अब तक उन्हें नीचे बारादरी या सहन में ले जा चुके होंगे। विठल किसी कदर मुस्तरब लग रहा था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसे ड्राइवर का इंतजार था। जैसे ही ड्राइवर कमरे में दाखिल हुआ, विठल ने मुझे इशारा किया और बंदूक उठा के खिड़की की जानिब बेदरेक फायर करने शुरू कर दिए। ड्राइवर हैबतज़दा होके कोने में छुप गया। विठल जैसे दीवाना हो गया था। मेरी अकल भी हबत हो गई थी, लेकिन मेरे लिए यही मुनासिब था कि मैं लम्हा मौजूदा को मनोअन तस्लीम कर लूँ और असबाब व इल्ल पर तरद्दुद व तफक्कुर की बजाय इस नाकाबिले यकीन उफ्ताद पर अपनी सारी तवनाइयाँ मरकूज़ कर दूँ। जल्द ही मेरी समझ में विठल की दीवानगी का सबब आ गया। मैंने भी इस तरारी अंदाज में बंदूक दागनी शुरू कर दी।
खिड़कियों के शीशे टूट गए। रात के सन्नाटे में गोलियों की गूंज निहायत सनसनीखेज थी। दरख्तों पर ख्वाबदीदा परिंदे जाग गए और हाहाकार करने लगे। थोड़ी देर में हर सू शोर मच गया था, जैसे जंगल में आग लग गई हो। उधर मुलाजिमों के हिस्से की जानिब से बेदार और खबरदार हो जाने का गुलगुला बुलंद हुआ। इनमें से किसी के पास बंदूक थी, बाहर भी वक्फे वक्फे से फायर होने लगे थे। कई बातें मुमकिन थी। बारादरी से सदर दरवाजे तक गुफ्तानो खेजा जाते हुए सरगना के आदमियों को अगर कहीं देर हो गई और वो बाग के मुलाजिमों को दिखाई दे गए तो सबका रुख उसी तरफ हो जाएगा। फिर सरगना को बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। हरचंद के अभी उनके पास 2 बंदूकें थी। सदर दरवाज़ा दूर था, दरमियान में इमारत थी और इमारत में मुसलसल गोलियां धमक रही थीं। इस बात का भी इम्कान था कि बाग के मुलाजिम दरमियान की करीबी आवाज़ों ही का ताकुब करें कि सदर दरवाजे पर इनकी यलगार सरगना और इसके साथियों की नकलो हरकत नजर आ जाने की पाबंद थी। ये भी मुमकिन था कि इनमें से कुछ सरगना के पीछे सदर दरवाजे का रुख करें, कुछ इमारत में दाखिल हो जाएं। वसी और इस अराजी पर फैले हुए बाग के मुलाजिमों की तादाद कम नहीं होगी। इन सबों को घर से निकल आना चाहिए। वो इमारत के करीब आ चुके थे कि विठल ने अचानक फायर बंद कर दिए। मैंने भी बंदूक नीचे कर ली। गोलियों की आवाज़ें हमारी मदद को आने और सोते हाल जानने वालों की पेशकदमी में रुकावट का बायस होती। लगता था इनके कुछ साथी शोर मचाते हुए सदर दरवाजे की तरफ भी दौड़े हैं। कुछ इमारत में आ गए थे। आगे ज़मीनी और पहली मंजिल की सीढ़ियों पर इन्हें फूंक फूंक कर कदम उठाने चाहिए थे। मुबादा कहीं से गोली चल पड़े। विठल कमरे से निकल गया और जीने पर चीखो पुकार करके उसने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। विठल के इस इकदाम से उन्होंने हिम्मत पकड़ी और इनमें खैर तलबी और सरफरोशी का जज्बा सवार हुआ। वो कई आदमी थे। कुतबी मियाँ इनमें पेश पेश था। आखिर में वही हमें खाना खिला के और कमरों में पहुंचा के रुखसत हुआ था। मुझे शुबा हुआ था कि सबको नहीं तो नवाब सरवत यार ने बाग के चंद मुलाजिमों को जरूर अपने इरादे में शरीक किया होगा, लेकिन कुतबी मियाँ समेत इन सब का कमरे में आके जो हाल हुआ वो मेरे शुबे की तरदीद के लिए काफ़ी था। वो किसी नाकाबिले तसव्वुर नादीदनी से दोचार थे। साफ नज़र आ रहा था कि इनकी आंखों के लिए ये मरहला, ये तजुर्बा कैसा इबरत अंगेज है। और दम बखूद हो गए और इनकी सिस्कारियाँ निकल गईं। इनकी बेनियाई ने इस नगहानी से आशनाई का वक्फा तमाम किया तो उन्होंने वावेला शुरू कर दिया। तरह तरह के सवालात। विठल की बरहमी से वो कहीं बाज आए। विठल ने इनसे कहा कि उन्होंने मजीद वक्त ज़ाया किया तो नवाब के हक में अच्छा ना होगा। इसने उन्हें जल्द से जल्द नवाब के मोटा तक ले जाने का हुक्म दिया। सरासीमा ड्राइवर भी कमरे के किसी गोशे से निकल के सामने आ गया था। मरीजों का स्ट्रेचर इमारत में नहीं था। उन्होंने कहीं न कहीं से एक तख्ता फराम कर लिया और कंबल और रजाइयों से तख्ते की सख्ती दूर कर दी। 3-4 आदमियों ने जीने पर मुझे घेर लिया था। मैं इन्हें जैसे तैसे कुछ बता सका। मेरे बेरब्त बयान से इनकी सैरी नहीं हुई होगी, लेकिन वो मुलाजिम लोग थे। अकाओं से हुज्जत मुलाजमत के आदाब के मुनाफी है। इनकी दानिश में तो मैं और विठल नवाब सरवत यार या इनके मालिक नवाब साहब मज्जन मियाँ ही की कोई हम पेशा हम रुतबा होंगे, और हमारे मुतालिक इन्हें कुछ गुमान नहीं था। तो अभी ये क्या कम था कि हम नवाब सरवत यार के साथ आए थे और मेहमान के लिए मखसूस बलाई मंजिल के खास कमरे में ठहरे हुए थे। निचली मंजिल पर जीने के पास बरकत नामी इनका साथी खून में लत-पत बेसुध पड़ा था। ऊपर की मंजिल को जाते हुए उन्होंने लाजमन उसे देखा होगा। आप दोबारा हमारे साथ वापस आते हुए भी किसी ने भी इसकी चारागरी के सिलसिले में बेसब्री का इजहार नहीं किया। वो बरकत का नमक नहीं खाते थे। नमक तो वो हमारा भी नहीं खाते थे, लेकिन निस्बतों की बात और होती है। नवाब को मोटा तक ले जाने में कोई वक्त नहीं लगा। बारादरी से कुछ फासले पर मोटर खड़ी थी। ड्राइवर भागता हुआ गया और मोटर करीब ले आया। नवाब को पिछली नशिस्त पर लिटा दिया गया। विठल इसका सर गोद में रख के वहीं सिमट के बैठ गया। मोटर सदर दरवाजे पर जाके ठहर गई। वहाँ शोर मचा हुआ था, लेकिन मोटर के करीब पहुंचने पर सब खामोश हो गए। विठल के सफसार पर एक 10 बस्ता अधेड़ शख्स ने छुछराती आवाज में बताया कि दरवाजे पर मुतय्यन उम्र रसीदा चौकीदार और इसका जवान साल बेटा काम आ चुके हैं। वो बुरी तरह बैन करने लगा था। विठल उसे क्या तसल्ली देता कि उन्हें तो ख़त्म ही हो जाना था, वरना नवाब सरवत यार के तराशे हुए हाके में हकीकत का रंग किस तरह भरता। बेचारा बरकत भी इसलिए चारा बन गया। नवाब की तरह बाकी मुलाजिमों को यही तासुर देना चाहिए था कि ये सब कुछ नगहानी बला के तौर पर पेश आया। नवाब के साथ आने वाले इसके 2 मोअज़्ज़िज़ मगर बदबख्त मेहमान भी बाकी मासूम और मजलूम मुलाजिमों की तरह लपेट में आ गए। नवाब के नोश्ते में वाफर वक़्त मरकूम था, इसलिए वह दस्ते क़ज़ा से महफूज रहा। अंजाम अब को मुख्तलिफ हो गया था। विठल को बहरहाल नवाब का तरतीब दिया हुआ तासुर कायम रखने पर इसरार करना चाहिए था। हम चुप चुपाते भी निकल सकते थे, लेकिन बाकी मुलाजिमों की मौजूदगी गवाही की हैसियत रखती थी। किसी पेश आयद नगफ्तनी के लिए शहादतें जमा रहें तो अच्छा ही रहता है। इतना वक्त था, मुमकिन है सदर दरवाजे की तरफ बढ़ने वाले मुलाजिमों ने भागते हुए सराना उसके साथियों की कोई झलक देख ली हो।
ऐसी सूरत में ताक़ुब करने वालों को दूर रखने के लिए सरगना ने गोली चलाने का हुक्म जारी किया होगा। अगर वो लोग मुलाजिमों के पहुंचने से पहले सदर दरवाज़ा अबूर करने में कामयाब हो गए तो भी ऐसा हरज नहीं था। बाकी सभी कुछ बाकी मुलाजिमों के सामने था। सबसे ज़िंदा शहादत जांबलब नवाब सरवत की शक्ल में मौजूद थी, और कुछ नहीं तो उनकी नींद ख़राब करने और घरों से निकालने में एक ये रमज़ भी थी कि नवाब को बालाई मंजिल से बउजलत तमाम मोटर तक मुंतकिल करने की आसानी हो गई। इनकी आनत ना होती तो जाने हमें कितनी देर लग जाती। अधेड़ शख्स मरने वालों का कोई रिश्तेदार मालूम होता था। वो बिलक बिलक के धाइयाँ दे रहे थे। उसकी फरियाद मेरी तरह विठल का दिल भी गुदाख्त कर रही होगी। विठल इसे क्या कहता, वही गिनती के चंद लफ्ज़ जो मातम गुसारों को भी हिफ्स होते हैं। विठल ने ड्राइवर को मोटर बढ़ाने की हदायत की। बाग के लिए मखसूस रास्ते से गुजर कर बड़ी सड़क का नुक्कड़ था। ड्राइवर ने सदर दरवाजे से निकलते ही रफ्तार तेज कर दी। अब इसने 3-4 फरलांग की मुसाफिर तय की होगी कि आगे का रास्ता बंद देख के उसे रफ्तार काबू में करनी पड़ी। कोई हादसा हुआ था। सामने एक लॉरी और आम मोटर एक दूसरे के मुकाबिल खड़ी थी, बल्कि मोटर ने लॉरी का रास्ता रोके रखा था। कई आदमी नीचे उतरे हुए थे। उन्हें नज़रअंदाज करके ड्राइवर किनारे के कच्चे रास्ते से मोटर ले जाना चाहता था कि यकलख्त विठल ने इसे ठहर जाने को कहा। मैंने भी मोटर रोक देने के लिए ड्राइवर का बाजू पकड़ लिया था। मोटर करीब होने पर रोशनी में इनके चेहरे नुमायां हो गए थे। मेरी आंखें हैरत से दोचार थी। वो सरगना उसके साथी थे। उन्हें जुमरू और जोरा ने तमंचों की जद पर रखा हुआ था। सरगना मुस्तरबाना अंदाज में इन्हें कायल माकूल करने की कोशिश कर रहा था। हमारे ठहर जाने पर सब मुंतशर हो गए। जोरा ने झट से तमंचे की नाल हमारी तरफ मोड़ दी। मैं दरवाज़ा खोल के फ़ौरन बाहर निकल पड़ा। जुमरू और जोरा भी उछल पड़े। आदमी आदमी के लिए कभी हवा के झोंके के मानित होता है। कोई दिलनशीं मंजर मुंतज़र चेहरों से ज़्यादा राहत अफ़ज़ा नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुद्दतों बाद हमारा आमना सामना हुआ है, जैसे मुद्दतों के हबस के बाद दरीचे खुले हों। उन्हें अपने सीने में भरने के लिए मेरे दस्तों बाजू हुमकने लगे, लेकिन एक कदम ही चल के मैं रह गया। जुमरू भी रुक गया। उसे भी बरवक्त होश आ गया था कि सरगना उसके साथियों के सामने हमारा ये रवैया और इल्तफात मुनासिब नहीं है। उधर नवाब का ड्राइवर भी मौजूद था। जुमरू ने आगे आके जब तक विठल को मोटर में बैठा हुआ नहीं देख लिया, उसकी वहशत कम नहीं हुई। विठल ने यकीनन उंगली उठाई होगी कि जुमरू ने पलट के जोरा को सरगना के रास्ते से हट जाने की ताकीद की, लेकिन जोरा ने इन लोगों के पास रह जाने वाली दोनों बंदूकें अपनी तहवील में लेकर ही उन्हें जाने की इजाज़त दी। सरगना की लारी निकल जाने के बाद जुमरू और जोरा नवाब के ड्राइवर की वजह से मेरे करीब आने में मुतज़्ज़ब हो रहे थे। मेरे खून आलूद कपड़े देख के उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बेतरह मुझसे लिपट गए और बेतबाना मेरा जिस्म छूने और टटोलने लगे। मैं ठीक हूँ, मेरी आवाज़ भरा गई। और उस्ताद, जुमरू इस्तरारी लहजे में बोला। मैंने सर हिला के उससे इत्मीनान दिलाया। मगर तुम यहाँ किस तरह? हम तो इधर ही चक फेरी कर रहे थे। यहाँ? मैंने हैरानी से कहा। तुम्हें मालूम था कि हम यहाँ तक आ चुके हैं? अपन तो चलते टाइम से आगे पीछे को है राजा। वो तो इधर से अपन थोड़ा दूरी पर चला गया था कि बीच में ये बेटके का साला ठीकरा लोग बाग में घुस पड़ा। जोरा ने बताया कि बाग के करीब जब नवाब ने मोटर ख़राब हो जाने की शुब्दबाजी की थी तो सामने से आने वाली जिस मोटर के ड्राइवर ने हमसे मदद के लिए पूछा था, उसमें जुमरू और जोरा भी बैठे थे। उन्होंने फासले से मोटर खड़ी की थी। यानी विठल समझ चुका था कि मोटर में सवार लोग कौन हो सकते हैं, इसलिए उसने किसी कदर कशादा आवाज़ में ड्राइवर से मज्जन मियाँ के बाग का पता पूछा था। नवाब ने रस्मी शुक्रिया अदा करके उन्हें चलता कर दिया था। बाद में उसने दबे दबे लहजे में शिकायत भी की थी कि अजनबियों के सामने विठल को रात गुजारने के लिए अपनी मंजिल मज्जन मियाँ के बाग का नाम नहीं लेना चाहिए था। इन दिनों ये इलाका वैसे ही खासा पुरखतर समझा जाता है। नवाब ने तावीलें पेश की थीं कि विठल ने गौर नहीं किया। मोटर हमसे इतनी दूर क्यों रोकी गई और ड्राइवर के मानिद मोटर में सवार दूसरे मुसाफिरों ने बाहर आकर हमदर्दी का इजहार नहीं किया, वगैरह वगैरह। फिर तुम मेरी ज़ुबान अटकने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जुमरू और जोरा सच कह रहे हैं, मगर वो इतनी रात को इस वीराने में बाकायमी होशो हवास सामने खड़े हुए थे। उन्होंने नवाब के घर से अब तक कैसा अजियतनाक वक़्त गुजारा होगा, हमसे कहीं ज़्यादा। वो तो मुसलसल इधर से उधर भटकते मंडलाते रहे होंगे। तसव्वुर ही से जिस्म सनसना रहा था। क्या है रे? विठल की धमकती आवाज़ पर हम तीनों हड़बड़ा गए। इन दोनों ने भी देखा था कि नवाब किस कश्मकश की हालत में है और उसे बस लम्हों की भीख मिल रही है। मैं वापस मोटर में बैठने के लिए पलट गया था कि जुमरू और जोरा ने मुझे रोक लिया। कहने लगे कि ज़रा सी देर लगेगी, हम कपड़ों का तबादला कर सकते हैं, अभी रात बाकी है। वो रास्ते में किसी नदी नाले पर खून के निशानात बहा देंगे। वो निहायत माकूल बात कर रहे थे, लेकिन विठल ने इन्हें झिड़क दिया। नशिस्त पर मेरे बैठते ही ड्राइवर ने मोटर चला दी।
उसने रफ्तार बहुत तेज रखी थी। आगे का रास्ता भी साफ था। हमने जल्दी उस्मान सागर अबूर कर लिया। जुमरू और जोरा की मोटर भी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। तेज रफ्तारी की वजह से झटके बढ़ गए, मगर रफ्तार कम करने से देर हो सकती थी। उस्मान सागर से निकल के मोटर हवा से बातें करने लगी। अब ना कुल पुर्जों में कोई खराबी थी, न ड्राइवर से कोई गलती हो रही थी। जाते वक्त नवाब वक्त गुजारना चाहता था, एक मुकर्ररा वक्त जो उसे मज्जन मियाँ के बाग पहुंचना था। अब नवाब को वक्त की तंगी दरपेश थी। विठल साकित तो जामिद बैठा हुआ था। खुनकी और बढ़ गई थी। जरा सा शीशा गिराने पर ठंडी हवा जिस्म में चुभने लगती। 3 बजने वाले थे। मेरी नज़रें भागती हुई सड़क पर टिकी हुई थी। रोशनी में सड़क एक खास हद तक ही नजर आती थी। उससे आगे और इतराफ में अंधेरा छाया हुआ था। आसमान पर बादलों की टुकड़ियां चांद के सामने से गुजरती तो अंधेरा और गहरा हो जाता। मेरे सर पर बार बार आंधियां सी उमड़ने लगती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि सिर्फ रास्ते में निगाहें जमाए रखूं, गुजरे हुए वक़्त का यादा करने और आने वाले की तजसीम और तश्कील और क्यासो तखमीन से कुछ हासिल नहीं। जो होता रहा है उसे रोकना कितना मुकद्दर में था कि पेश आइंदा पर तकद्दुर और तरद्दुद किया जाए। लेकिन इस दरगुजरी और सरफ़ नज़री का इख्तियार आदमी को किस कदर है। देखने और सुनने का ताल्लुक जिस्म के हालात ज़ाहरी से नहीं है। आंखों पर स्याह पट्टी बांधने और कानों में रुई ठूसने के अमल से पर्दा नहीं पड़ जाता। सीना सोजे मनाजिर और आवाज़ों से तो अंधे और बहरे भी महफूज नहीं होते। इनका खून भी इसी तरह जलता है। मैंने हर चंद पीछे मुड़ के नवाब को देखने से पहलू तही की, लेकिन इसका चेहरा नज़रों से दूर नहीं होता था। वो शक्लें बदल बदल के सामने आ जाता था। कभी मेरे जी में आता विठल से कहूँ कि इस सादगी और कशादगी का क्या जवाब है। नवाब को यहीं कहीं वीराने में फेंक दिया जाए। खुली जगह में गधों की कमी नहीं होती, खुली जगह में गिद्धों की कमी नहीं होती। यह सवाल मेरे सीने में आग लगाता था कि नवाब को आखिर हमसे ऐसा क्या इलाका था, ये कौन सी निस्बत थी। सरगना ने मालो ज़र की तलब की थी, लेकिन इसने हीरों का जिक्र नहीं किया। यकीनन नवाब हीरों के साथ हमारे किसी हवाले से नावाकिफ था और अपने कबीले वालों की किसी नदामत और मलाल की तलाफी इसका मकसूद नहीं था। ये तो कुछ और ही था। विठल ने जोर आजमाई काबू याफ्तगी के साथ साथ दिमाग कारी की मशक भी अच्छी की थी। मुमकिन है वो गिरा कशाई और इंतहा पैमाई में कामयाब हो गया हो। ड्राइवर की मौजूदगी माने थी। मैं विठल से पूछते पूछते रह जाता था कि नवाब ने सीधा रास्ता मुंतखब क्यों नहीं किया। सड़क के किनारे कोई गड़ा था। मोटर उछल गई। ड्राइवर होश कायम न रखता तो मोटर दरह से टकरा जाती। नवाब कराहने लगा और देखते देखते इसकी हालत ऐसी गैर हुई कि विठल को मोटर रुकवानी पड़ी। ड्राइवर ने रफ्तार पहले ही कम कर दी थी। जुमरू और जोरा की मोटर भी हमारे पीछे आगे खड़ी हो गई। ड्राइवर डिक्की से पानी ले आया। बहुत मुश्किल से नवाब के हलक में पानी उतारा गया। पानी पीने से वो किसी तौर संभला। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें उभर आई और वो इस तरह के आलम में दीदे घुमाने लगा जैसे वो जगह, वक्त और सूरत हाल अखज़ करने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर की बात है साहब, आपने को थाम के रखो, विठल ने उसे तसल्ली दी। नवाब की आंखें फैली हुई थी, वीरान और सुनसान आंखें। फिर इनमें दरिया उभर आया। विठल ने इसके गाल थपथपाए तो आंसू फूट पड़े। कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर विठल ने ड्राइवर को मोटर चलाने का हुक्म दिया। इब्तदा में मोटर आहिस्ता आहिस्ता चलती रही और फिर बदतदरीज रफ्तार तेज़ होती गई। इक्का दुक्का रोशनियाँ शुरू हो गई थीं। मैंने जाना कि इतराफ़ में देही बस्तियाँ आबाद हैं, लेकिन रोशनियों का सिलसिला दराज होता गया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्द हम शहर पहुँच जाएंगे। इसका मतलब ये था कि जाते वक्त ड्राइवर हमें घुमाता हुआ ले गया था। अभी अंधेरा बाकी था। विठल के पूछने पर ड्राइवर ने निज़ामिया अस्पताल का नाम लिया था। कुछ देर बाद विठल को ख्याल आया और उसने ड्राइवर से नवाब के किसी कराबतदार दोस्त आशना हकीम डॉक्टर के बारे में मालूम किया। कम अमेज़ी अच्छे मुलाजिम की खूबी है। ड्राइवर ने शायद बेहद अदब या विठल के रोब की वजह से खामोशी इख्तियार की हुई थी। उसने बदहवासी में डॉक्टर नासिर मिर्ज़ा का जिक्र किया और बताया कि नवाब के मरहूम वालिद के ज़माने से सारे घर का इलाज डॉक्टर नासिर मिर्ज़ा ही करता है। ड्राइवर की राय इसके जवाब में मुज़मर थी। कौन सा पहले को पड़ता है? कुछ तामल के बाद विठल ने भारी आवाज़ में पूछा। पहले अस्पताल आता है सरकार। और डॉक्टर का ठिकाना कितनी दूर है? ड्राइवर ने जवाब दिया कि अस्पताल से करीब 10 मिनट की दूरी पर डॉक्टर का घर वाक़या है। विठल ने उसे वहीं चलने का कहा था। रात का आखिरी पहर था। शहर में हू का आलम था। इमारतें और सड़कें भी जैसे सो रही हों। वो ऊंचे दर्जे का बंगला था। ठीक दरवाजे के मुताबिक ड्राइवर ने मोटर ठहराई। कई बार इतलाई घंटी बजाने पर अंदर से किसी बूढ़े मुलाजिम की घबराई हुई आवाज़ आई। कौन है, कौन है? वो बाहर आने से झिझक रहा था। ड्राइवर इसके नाम से वाकिफ था। नूर चाचा, अपुन है आपके खादिम हदायत अली। सरकार, नवाब सरवत यार साहब के यहाँ से। नवाब साहब भी आए हैं, ड्राइवर ने बेतरतीबी से एक ही सांस में कहा। आखिरी दरवाजे से इमारत के बेजुए बरामदे तक 20 कदम का फासला होगा।
ना ज़्यादा वसी ना मुख्तसर, लेकिन बरामदा साहिब खाना की खुशवज़ी का मज़हर था। छत के वस्त में फानूस, दीवार पर डूबते सूरज की रोशनी तस्वीर, बैत का सोफ़ा और मेज़, सहकदमी सीढ़ियों पर और अंदर फासले फासले से रखे हुए फूलों से लदे हुए गमले। चिलमनों का भी एहतमाम था, लेकिन चिलमनें उठी हुई थीं। बरामदा लोहे की ग्रिल से बंद था। ग्रिल पर कहीं कहीं बेलें चढ़ी थीं।